नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में उत्तर सहित आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न रहेगा। इसके अंतर्गत आपके खंड अ रहेगा और इसमें पहला प्रश्न है कि दशानन शब्द में समास का प्रकार है। आपको बताना है कि दशानन जो शब्द है इसमें कौन से प्रकार का समास है। तो इसमें रहेगा बहुवीर्य समास रहेगा। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला है जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सच्चा झूठा जो उपन्यास है वो रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं। आपको बताना है नौबत खाने में इबादत के लेखक है, तो इसमें सही रहेगा यतीश मिश्र। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है। आपको बताना है यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लेखिका मनु भंडारी। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है मंगलेश डबरवाल भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पत्रिका का संपादन किया, तो उन्होंने कौन सा किया था, पूर्वग्रह। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। अगला प्रश्न है गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर क्या उपमा दी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कुटिल राजनीतिज्ञ। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी किस विधा में लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। आपको बताना है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अज्ञेय हैं इसके लेखक। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है गंगटोक नहीं मैडम गंगटोक कहिए। गंतोक मतलब पहाड़, ये किसने कहा था। आपको बताना है गंगटोक नहीं मैडम गंतोक कहिए। गंतोक मतलब पहाड़, ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा जितेन ने कहा था। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का सोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा ये ऑप्शन सही रहेगा मूसन तिवारी को बच्चों ने चिढ़ाया था। चलिए अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें फर्स्ट देखिए ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वसन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अगला है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, तो इसमें संख्यावाचक लिखना है। अगला है स्वदेश शब्द में उपसर्ग है, तो स्वदेश शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, स्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसमें, जिसमें निश्चित संकेत होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अक प्रत्यय बनने वाला शब्द है, तो अक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है, लेखक। ठीक है, तो लेखक इसमें रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के बोध कराते हैं। कौन से, जातिवाचक संज्ञा के बोध कराते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें आपको बताना है अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले से करता था, पर एक जाति से दूसरी जाति से, एक देश से दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। ये वाला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें कुछ प्रश्न हैं, आप आराम से कर सकते हो। गद्यांश में कोई इतना खास रहता नहीं है, आप खुद कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अपठित पद्यांश, इसमें शब्दों की दुनिया में मैंने हिंदी के बल अलख जगाए, जैसे दीप शिखा के बिरखे कोई ठंडी रात बिताए।
जो कुछ हूँ हिंदी से हूँ मैं, जो हूँ लो हिंदी से हो लूँ। इस तरह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो इस साइड में दे रखे हैं। बिल्कुल इनके आंसर आप देख लीजिएगा। कवि ने हिंदी को किसकी भाषाई बताया है? मैकॉले किस भाषा के समर्थक थे? ये सारे के सारे प्रश्न हैं इसमें। कवि कैसा और कैसा होना चाहता है? अगला है 5वां कि पठित गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको देना है। तो आपके एक रहेगा अपठित गद्यांश, एक रहेगा पठित, एक रहेगा अपठित पद्यांश और एक रहेगा पठित पद्यांश। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद में जो आगे के प्रश्न है देखिए, पद्यांश से संबंधित है। और 7वां प्रश्न अपन यहाँ से बात करते हैं। खंड ब के अंतर्गत आता है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, जिनके उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं और 2 प्रश्न करने हैं, 9-9 नंबर के रहेंगे। तो इसमें देखिए, काशी में मरण भी मंगल क्यों माना जाता है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पे आपको लिखना है। तो इसमें सही आंसर रहेगा काशी में मरण के से संबंध में ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने वाला प्राणी सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है, जिससे आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और आत्मा परमात्मा में समा जाती है। इसीलिए लोग काशी में मरना पसंद करते हैं। सॉरी 9 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के इसमें, ठीक है। अगला है कैप्टन ससमे वाला मूर्ति का सचमा बार बार बदल क्यों देता था? नेताजी का सचमा पाठ के आधार पे आपको देना है। तो इसमें रहेगा, कैप्टन को नेताजी की बगैर सचमे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह अपने पास रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को पहना देता था, जैसा कि मूर्ति पर लगा हुआ रहता था। तब कैप्टन मूर्ति पर लगा फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता था और मूर्ति को दूसरा फ्रेम पहना देता था। इसी कारण कैप्टन मूर्ति का सचमा बार बार बदल रहा था। 9वां प्रश्न है, मनु भंडारी की एक कहानी यह भी का सार संक्षिप्त में बताना। आपको बताना है मनु भंडारी की कहानी है एक कहानी यह भी, इसका आपको सार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो मनु भंडारी की एक कहानी यह भी उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं की कथा है। इसमें मनु भंडारी ने सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने पिताजी, माताजी, भाई बहनों के परिचय के साथ पिताजी के विचारों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। युवावस्था से जुड़ी घटनाओं के साथ पिताजी के कार्य व्यवहार और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से प्रकट हुआ है, जिन्होंने आगे चलकर लेखिकीय व्यक्तित्व निर्माण में उनका आभार बने हैं। लेखिका ने प्रमुख घटनाओं के वर्णन के साधारण लड़की के असाधारण लेखिका बनने की कहानी को खूबसूरती से उभारा है। तो इस तरह से ये लिखना है। अगला है, दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, दंतुरित मुस्कान वाला, ये आपके परीक्षा में सपने वाला प्रश्न है। तो इसमें रहेगा, दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई है। इसमें कवि ने बच्चों की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। दंतुरित मुस्कान में बच्चों की जो मुस्कान है उसका बड़ा ही मनमोहक वर्णन है वो कवि ने किया है। वह बच्चा जिसके अभी अभी दांत निकलने शुरू हुए हैं, ऐसा बच्चा जिनके अभी अभी दांत निकलने शुरू हुए हैं, कवि ने उस मनोहरी मुस्कान के माध्यम से व्यक्तित्व के हृदय की सरल अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। बच्चों के मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि पाषाण हृदय को भी जल बना देती है। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर जैसा हृदय, पत्थर जैसे हृदय को भी जल जैसा बना देती है। इसमें कवि ने बच्चों की माँ को भी धन्यवाद दिया है कि वह बच्चों व पिता का परिचय करवाती है। पिता प्रवास पर गए होने के कारण प्रथम बार बच्चे को देखते हैं, इस कारण माँ द्वारा किए गए कार्यों को कवि धन्य बताते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 11वां कि धनुष भंग करने वाली सभा में एकत्रित जन हाय हाय क्यों पुकारने लगे थे? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर अपने विचार लिखने हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, सभा में परशुराम और लक्ष्मण के मध्य हुई तीखी नोक झोंक हो गई थी। परशुराम तो स्वभाव से क्रोधी ही थे। लक्ष्मण ने बालक होने पर भी अपने व्यंग्य वचनों से उनके क्रोध को भड़का दिया। लक्ष्मण द्वारा बहुत तीखे कटाक्ष करने पर सभा में एकत्रित लोग हाय हाय कहने लगे। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है, वो आपको लिखना है। तो इसमें रहेगा, जयशंकर प्रसाद एक महान कवि और प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। वह कामायनी जैसे अमर महाकाव्य के प्रणेता थे।
इस पर उनकी स्वयं को छोटा या साधारण व्यक्ति कहना उनकी विनम्रता, शालीनता और अहंकार शून्यता को प्रकाशित करता है। अपनी दुर्बलताओं और असफलताओं को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना उनकी महानता का प्रमाण है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 13वां। महतारी के हाथ खाने पर बच्चों को पेट भी भरता, ऐसा क्यों कहा गया है? माता का आंचल अध्याय के आधार पे आपको संक्षेप में बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका उत्तर। और फिर उसके बाद में 14वां है कि जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारियां दी? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पे आपको बताना है। तो इसमें जितेन एक कुशल ड्राइवर तो था ही, इसके साथ ही उसमें एक कुशल गाइड के भी सारी विशेषताएं थी। उसे सिक्किम और वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। लौटती यात्रा में उसने लेखिका को अनेक जानकारियाँ दी। उसने लेखिका को एक स्थान के बारे में बताया कि वहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के चरण चिन्ह माने जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल चिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह वे चावल गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। अगला प्रश्न है, मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मन में चक्री होना मतलब भटकन होना, इसका मतलब क्या होता है? भटकन होना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य प्रयोग में वे लोग कभी भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जिनके मन में चक्री होती है। तो इस तरह से ये आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में खंड श आता है और इसके अंतर्गत आपके प्रश्न है उसमें 80 से 60 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। तो इसमें 16वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी प्रतीत होते थे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पे आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा को निम्न रूपों में व्यक्त किया है। किन किन रूपों में किया है ये आप देखिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िएगा आप खुद। अगला प्रश्न इसी में अथवा में रहेगा, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मनु जी की स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका थी वो आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा, मनु भंडारी। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर सीमा लगभग 60 से 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। उत्साह कविता में नवजीवन वाले विशेषण 2 शब्दों के साथ लगा है, बादलों के साथ तथा कवि के साथ। किन किन के साथ में लगा हुआ है? बादलों के साथ और कवि के साथ। बादलों को नवजीवन वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वर्षा करके मुरझाई सी धरती को नया जीवन फूंक देते हैं। वे धरती को उपजाऊ बना देते हैं और गर्मी से मुक्ति दिलाते हैं। कवि को नवजीवन वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उत्साह का संचार करके निराशा हताशा लोगों के जीवन से नई उमंग भर देते हैं। अगला है, दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पे बच्चों से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों। और 18वां प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो साना साना हाथ जोड़ी, इस पाठ को आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफ़ी प्रश्न आने की संभावना आपके रहेगी। और फिर उसके बाद में अथवा में ऑप्शन रहेगा, सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर मछलियों को मारना वर्तमान में मनुष्य के किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? मैं क्यों लिखता हूँ, अध्याय के आधार पर आपको बताना है। 19वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद अथवा यशपाल अथवा मदन आनंद कौशल्यान के कर्तृत्व के बारे में आपको लिखना है। इन तीनों में से एक के बारे में लिखना है, शायद जयशंकर प्रसाद हो, यशपाल हो या फिर मदन आनंद कौशल्यान हो। इनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो तीनों के बारे में यहाँ पर दे रखा है, आप शायद तो पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। राजस्थान के त्योहार, और इसके बाद में आपके रहेंगे इम्पोर्टेंट और भी हैं, दो यहाँ पर दे नहीं रखे हैं। चलिए अगला है, छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें योग और प्राणायाम का महत्व बताया गया हो, नियमित रूप से इनका अभ्यास करने का सुझाव भी दिया गया हो। अथवा में ऑप्शन रहेगा, सामाजिक सेवा कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत किसी गांव में सफाई अभियान के अनुभवों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र
लिखिए। तो एक पत्र भी आपके लिए आएगा। 22वां निम्नलिखित अवतरण और अनुच्छेद का संक्षेप 1/3 शब्द है वो लिखिए। आपको संक्षिप्तीकरण करना है। और अथवा में रहेगा निम्नलिखित कथन का पल्लव और भाव विस्तार लिखिए। सादा जीवन उच्च विचार, तो इसका आपको लिखना है। तो इस तरह से ये आपका हिंदी का पेपर विद्यार्थियों आने वाला है। पूरा पूरा पेपर मैंने आपको उत्तर सहित बताया है। मैं आशा करता हूँ यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कक्षा 10 के सभी विषय के मैं यहाँ पर पेपर अपलोड करने वाला हूँ। उन पेपरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।